586 मिलियन डॉलर यानी करीब 78 अरब नेपाली रुपए। यह कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये वह कीमत है जो नेपाल ने पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक हंगामे में चुकाई है। सितंबर में हुए एंटी ग्राफ्ट प्रोटेस्ट्स, जिनके बाद केपी ओली की सरकार गिरी और सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार आई, इस पूरे ड्रामे ने देश की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ टूटी हुई इमारतों की मरम्मत के लिए ही 250 मिलियन डॉलर चाहिए और सरकार के पास फंड के नाम पर 1 मिलियन भी नहीं है। ऐसे में अब मैं आपसे एक कड़वा सवाल पूछता हूँ, 2026 दरवाजे पर खड़ा है, क्या नेपाल एक और ऐसा प्रोटेस्ट झेल पाएगा? क्या नेपाल एक बार फिर तोड़फोड़ और इकोनॉमिक बर्बादी अफोर्ड कर सकता है? जवाब है नहीं। नेपाल को अब सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं, सिस्टम में सुधार चाहिए। हमें नेता बदलने का ड्रामा नहीं, बल्कि हमें नेपाल रिफॉर्म्स चाहिए। क्योंकि अगर कार का इंजन ही खराब हो तो क्या हर बार नया ड्राइवर बदलने से वह ठीक हो जाएगी? नेपाल की असली समस्या वहाँ के नेता या पार्टी नहीं है, असली समस्या वह सिस्टम है जो नेताओं को बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है। एक ऐसी करप्ट और इनएफिशिएंट मशीन जो देश को आगे बढ़ने नहीं दे रही। लेकिन अब एक नया मूवमेंट शुरू हो चुका है, एक ऐसी सोच जो जेन जी ने शुरू की है, जिसका नाम है नेपाल रिफॉर्म्स। देखो, वैसे तो नेपाल रिफॉर्म्स मैनिफेस्टो में 27 रिफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बताऊंगा जो नेपाल की तस्वीर बदल सकती है, लिटरली बदल सकती है, टू अ बेटर नेपाल। पहला रिफॉर्म, मंत्रियों की योग्यता। क्या एक देश आगे बढ़ सकता है अगर उसका कैप्टन ही कमजोर हो? जिस तरह एक हॉस्पिटल में सिर्फ एक क्वालिफाइड सर्जन ही ऑपरेशन कर सकता है, उसी तरह देश को चलाने के लिए भी एक स्पेशलिस्ट चाहिए। इसलिए हर मिनिस्टर के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर्स के पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, वैसे ही एक फाइनेंस मिनिस्टर के पास इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए। इससे मिनिस्टर सिर्फ वोट्स के लिए नहीं, बल्कि देश के फायदे के लिए भी पॉलिसीज बनाएंगे। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, नॉलेज ओवर कनेक्शंस। दूसरा रिफॉर्म्स, पीएम के लिए लिमिटेड टर्म। क्या पावर इंसान को करप्ट नहीं कर देता? जब एक ही आदमी सालों तक पीएम की कुर्सी पर बैठता है तो वो पावर करप्ट हो जाता है। पीएम के लिए एक टर्म लिमिट जरूरी है, जिसके बाद नए पैशनेट लीडर्स को मौका मिले। जैसे अमेरिका में एक प्रेसिडेंट 2 टर्म्स तक ही आ सकता है, सो मैक्सिमम 8 इयर्स। ऐसे ही नेपाल में भी होना चाहिए। ये न सिर्फ पीएम को अकाउंटेबल बनाएगा, बल्कि देश में न्यू टैलेंट को भी आने देगा। इससे डायनेस्टी पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल मोनोपोली भी रुक जाएगी। तीसरा रिफॉर्म, सरकारी नौकरियों में मेरिट बेस्ड सिलेक्शन एंड बैन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। क्या आप नहीं चाहते कि सरकारी नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए? पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे एफिशिएंसी कम होती है। जब इंसान बिना टैलेंट के सिर्फ कनेक्शन के बल पर आगे बढ़ता है तो वो काम सही से नहीं कर सकता। इससे ब्यूरोक्रेसी में एक प्रोफेशनलिज्म और कैपेबल वर्कफोर्स आएगी जो देश को सही दिशा में ले जा सकेगी। चौथा रिफॉर्म, सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटाइजेशन। क्या आप रेडी नहीं हो एक ऐसे नेपाल के लिए जहां सभी सर्विसेज फुल्ली डिजिटाइज्ड हो और करप्शन की 0 गुंजाइश हो? आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, आप गवर्नमेंट ऑफिस जाते हैं, घंटों लाइन पर खड़े रहते हैं और वहां ब्राइब लेने के लिए कोई एजेंट आपके पास आता है। इसको बंद करो। सब कुछ ऑनलाइन होना चाहिए ताकि करप्शन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। इससे सर्विसेज फास्टर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। पांचवा रिफॉर्म, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रियल टाइम में। दोस्तों, क्या सरकार के खर्चे का रियल टाइम हिसाब पब्लिक को नहीं मिलना चाहिए? आपके फोन में बैंक का ऐप है, आप हर सेकंड देख सकते हो कि आपका कितना पैसा कहां जा रहा है। तो फिर सरकार की खर्चे का हिस्सा पब्लिक को रियल टाइम में क्यों नहीं मिल सकता? क्यों, है कि नहीं? इस प्रोजेक्ट पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सब पब्लिक डैशबोर्ड पर होना चाहिए। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और कोई भी घोटाला करने से पहले एक बंदा 100 बार सोचेगा। छठा रिफॉर्म, शिक्षा प्रणाली में सुधार। क्या नेपाल का यूथ फ्यूचर के लिए रेडी हो सकता है बिना एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म का? नेपाल में एजुकेशन सिस्टम आज भी 19वीं सदी का है। बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन असली दुनिया में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा। स्टूडेंट को सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, उन्हें सोचना सिखाना होगा। इससे देश के यूथ फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार होंगे। सातवां रिफॉर्म, नागरिकों का सशक्तिकरण। क्या आपको नहीं लगता असली डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब कोई भी देश के सिटीजन्स ट्रूली एम्पावर्ड हो? सिर्फ इलेक्शन में वोट देना काफी नहीं है। एक सिटीजन को हर दिन हर स्टेप पर सरकार से सवाल करना आना चाहिए। नेपाल रिफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म सिटीजन को एक वॉइस दे रहा है। आप वोट करो,
आप सजेशन दो, आप देश को शेप करो। इससे डेमोक्रेसी ट्रूली बाय द पीपल फॉर द पीपल बनेगी। 8वां रिफॉर्म, हेल्थ सर्विसेज का डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आपको लगता है हर सिटीजन को एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिल सकता है बिना हेल्थ सिस्टम के डिसेंट्रलाइज किए? हेल्थ सर्विसेज सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड हैं, इसीलिए इनका डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। हर गांव, हर इलाके में अच्छी हॉस्पिटल्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स होने चाहिए। इससे हेल्थ केयर हर इंसान के लिए एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनेगी, चाहे वो कहीं भी रहते हो। 9वां रिफॉर्म, पब्लिक प्रॉपर्टी का सही मैनेजमेंट। क्या पब्लिक प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए? आपके टैक्स के पैसों से बनी हुई पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा हो, इसका मिसयूज रोकने के लिए एक डिजिटल रजिस्ट्री होनी चाहिए जहां पब्लिक को पता चले कि कौन सा जमीन कहां और कैसे यूज हो रही है। इससे लैंड माफिया पर रोक लगेगी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। 10वां रिफॉर्म, संवैधानिक सुधार। क्या नेपाल के लिए स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जरूरी नहीं है? ये सब रिफॉर्म्स तभी पॉसिबल है जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में इन्हें जगह मिले। यह सबसे बड़ा बदलाव होगा। अगर नेपाल का संविधान ही कमजोर होगा तो कोई भी नेता उसे तोड़ मरोड़ कर देश का फायदा उठा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन ही एक स्ट्रॉन्ग नेशन की फाउंडेशन होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये रिफॉर्म्स नेपाल में इंप्लीमेंट हो सकते हैं? और क्या ये इंप्लीमेंट होने से नेपाल में सुधार हो सकता है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर शेयर करें। जेन जी ने नेपाल में करप्ट गवर्नमेंट का तख्ता तो पलट दिया, बट क्या आप उसी जेन जी के द्वारा पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाना और वायलेंस करना उसको सपोर्ट करते हो? खुलेआम मॉल्स में लूटपाट, क्या वो जेन जी को सूट करता है? अपनी राय जरूर शेयर करें।